गुड मॉर्निंग ऑल। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल अनावरण। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली वीडियो की। जैसा कि हमने प्रोमो वीडियो में बात की थी ब्रीदिंग के ऊपर। जिन भी लोगों ने अभी तक हमारी प्रोमो वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ये वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पहले प्रोमो वीडियो देखें और फिर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग के बारे में। हमने सबसे पहला टॉपिक ब्रीदिंग इसलिए चुना है क्योंकि ब्रीदिंग योग का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये जो एक्सरसाइज आज जो हम करने जा रहे हैं ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी इलनेस हो, तब भी वो इस एक्सरसाइज को कर सकता है जो आज हम करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली वीडियो की। दोस्तों, ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो गलत तरह से कर रहे हैं। ये हो सकता है कि हम स्ट्रेस के कारण या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, जो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग था, उसे हमने चेंज करके बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। मैं चाहती हूँ आप बस 2 मिनट लें और एक बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके देखें कि आपके स्टमक का मूवमेंट कैसा हो रहा है। मैं जानती हूँ मेजॉरिटी लोगों का इनहेल करते हुए पेट अंदर की ओर जा रहा होगा। यही उल्टी तरह की ब्रीदिंग है, इसी के कारण हमें मैक्सिमम तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं। इस तरह की ब्रीदिंग करने में हम केवल अपने चेस्ट के इंटरकोस्टल मसल्स और बहुत ही छोटे छोटे मसल्स का यूज़ करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं, जिससे डायफ्राम पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से हमें बहुत सारे तरह की पल्मोनरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो चलिए हम करेक्ट तरह की ब्रीदिंग को पहले सीखते हैं, उसके बाद मैं इसके बेनिफिट्स और इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करूँगी। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को करने के लिए पहले आराम से किसी भी जगह पर बैठ जाएं। यहाँ मैं आपको बैठकर इस ब्रीदिंग को कर दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसे लेटकर, इसे खड़े होकर, चलते फिरते कैसे भी कर सकते हैं। इवन पूरे 24 घंटे भी आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को अपना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरह की ब्रीदिंग है। तो बैठकर पहले इसे सीख लेते हैं कि इसे कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप दोनों हाथों को रेस्टिंग पोजीशन में रखें। अगर आप योग कर रहे हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह घुटनों पर रख सकते हैं। सामने की ओर देखें, आपकी गर्दन सीधी हो, आंखें चाहे तो बंद कर लें, खुला भी रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पेट को बाहर की ओर लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर लेकर जाएं। रिलैक्स। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल सिंपल सी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अब इसके बारे में लॉजिक क्या है, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि श्वास भरते हुए पेट बाहर आना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं हमारी अंदर की एनाटॉमी से और ब्रीदिंग के टेक्निक से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे सामने है हमारा एनाटॉमी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी हम इनहेल करते हैं, ये जो हमारा डायफ्राम है ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, यानी कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी की ओर। और जब भी हम एक्सेल करते हैं तो ये डायफ्राम मसल रिलैक्स करके वापस ऊपर की ओर जा रही हैं, जिससे हमारे यहाँ का वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो ये जो एयर आप इनहेल करते हैं ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। जैसे ही यहाँ की वॉल्यूम, जो लंग की वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करती है, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एयर अपने आप अंदर की ओर आती है। और जैसे ही यहाँ की वॉल्यूम कम होती है एक्सेल के दौरान, प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए एयर जो है वो बाहर की ओर एक्सेल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ब्रीदिंग होती है। तो जैसा हमने देखा कि डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो इनहेल करते हुए नीचे की ओर आया, यानी कि ये जो एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये कैविटी एक्सेल के दौरान बढ़ जाती है और इनहेल के दौरान कम हो जाती है। तो अगर मैं इसे दूसरे डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं तो ये जो आपका एयर है ये अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा है और पेट जो है वो बाहर की ओर जा रहा है। जैसे ही एक्सेल कर रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी इंक्रीज़ हो रही है, जिससे कि पेट अंदर की ओर जा रहा है। तो जब भी डायफ्राम नीचे की ओर आए इनहेल के दौरान, तो एब्डोमिनल कैविटी को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है कवर करने के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स। इसी के कारण ये बेली जो है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाती है और जैसे ही डायफ्राम वापस मूव करता है ऊपर, तो ये अंदर की ओर चली जाती है।
तो दिस इज़ हाउ अनाटमिकली द ब्रीदिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज़ द करेक्ट टाइप ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए अब हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स और इसके डेमोन्स्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि कैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही सही ब्रीदिंग है, हमारी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग भी हमें श्वास भरते हुए पेट को धीरे से बाहर की ओर लाना चाहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाना चाहिए। आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हमें गुस्सा आता है या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, उस समय हमारी ब्रीदिंग बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, हम चेस्ट से ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ऐसे समय में हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसीज़ बहुत हाई लेवल पर होती हैं और हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। अगर हम चाहते हैं उस समय पे काम डाउन करना और इसको पैरासिम्पैथेटिक की तरफ शिफ्ट करना, तो हमें लंबी गहरी श्वास लेनी चाहिए, यही एब्डोमिनल ब्रीदिंग अपनानी चाहिए। पहले हम योग की बात कर लेते हैं। योग के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो हम लेते हैं वो फिक्स्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन लंबा हो तो 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को लें। और मैं ऐसा कहती हूँ कि 1 मिनट में जितने ज़्यादा देर तक श्वास को लेंगे उतना ही मैक्सिमम एयर को भी आप अंदर ले जा पाएंगे, जिससे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिसर्च प्रूवन बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि NCBI पे बहुत सारे रिसर्चेस डीप ब्रीदिंग को लेकर हुई हैं, लेकिन वो रिसर्चेस लोगों तक पहुंच पाती हैं ऐसा बहुत कम हो पाता है। मैं चाहती हूं कि सरल भाषा में मैं उन रिसर्चेस को आप तक पहुंचाऊं। रिसर्च ये कहती है कि जब भी हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी डायफ्राम की मसल्स एक्टिवली यूज़ होती हैं और फिर एक्सहेलेशन के दौरान पैसिवली ऊपर की ओर जाती हैं, जिससे डायफ्राम की मसल्स पर प्रेशर कम पड़ता है, अनलाइकली द चेस्ट ब्रीदिंग दैट इज़ द थोरेसिक ब्रीदिंग। इसके अलावा रिसर्च ये भी कहती है कि हमारी बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, फ्री रेडिकल्स के अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब भी हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, तो ऐसे समय पे हमारी बॉडी का मेलेटोनिन लेवल, एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल इंक्रीज़ करता है और ये हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऐसा करने से बॉडी की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हेल्दी और यंग रह सकें, तो डीप ब्रीदिंग आपके लिए है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा रिसर्च कहती है। ये जो रिसर्चर्स के बारे में जिसमें मैंने डिस्कस किया है, उन सब के PDFs मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप बस एक क्लिक करके उन सब PDFs को पढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रूवन है कि डीप ब्रीदिंग हमारी बॉडी को शांत करता है, हमारी बॉडी की, हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसीज़ को लोअर लेवल पर लाकर बॉडी को शांत करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। आप इसे नेचर से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम नेचर के एनिमल से कंपेयर करें तो हम अगर डॉग, ह्यूमन और टॉर्टोइस को रखें तो आप देख सकते हैं कि जो डॉग है वो 1 मिनट में अराउंड 35 ब्रेथ्स लेता है, 35 to 40, और उसका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा है, अराउंड 15 ईयर्स। और यहीं अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन से, तो ह्यूमन 1 मिनट में 10 to 15 ब्रेथ्स लेते हैं। अगर आप ह्यूमन की नॉर्मल ब्रेथ को देखें तो ह्यूमन 1 मिनट में 10 to 15 ब्रेथ्स लेते हैं और उनका जो लाइफ स्पैन है वो एवरेज 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज होता है। और यहीं अगर हम टॉर्टोइस की बात करें तो टॉर्टोइस जो है वो 1 मिनट में केवल 3 से 4 श्वास ही लेता है और उसका लाइफ स्पैन अप टू 400 ईयर्स देखा गया है। तो मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा समय तक यंग रहें, हेल्दी रहें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आइए आज से हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग को अपनाएं। इसको अपने जीवन में अपनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको श्वास लंबी गहरी लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को कम से कम 10 टाइम्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने की आदत डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे स्विच होती जा रही है और आपको गुस्सा, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होंगी। और इसी के साथ जो फिजिकल इलनेसेस आपको हैं, स्पेशली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ठीक रहेंगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उससे रिलेटेड साइंटिफिक बेनिफिट्स जो कि रिसर्च प्रूवन है। उन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।